नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ हैं और अच्छी तैयारी आपकी चल रही होगी। उत्तराखंड एलटी 2024 के लिए हमारी दोस्तों विशेष सीरीज चल रही है। एकेडमिक एप्टीट्यूड की हम विशेष सीरीज दोस्तों चला रहे हैं। अभी तक हमने दोस्तों 25 क्लासेस दोस्तों अपलोड कर दी हैं। अभी तक आपने अगर वो क्लासेस नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। आज हम दोस्तों 26 पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे भावात्मक, सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण में शिक्षकों की क्या भूमिका है, रोल्स ऑफ टीचर्स इन इमोशनल, सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन। सो आज दोस्तों क्लास नंबर 26, 30 जून को दोस्तों आपका एग्जाम होने वाला है और अभी काफ़ी कम दोस्तों समय रह गया है। हमारा भी दोस्तों पूरा प्रयास है कि लगातार आपके लिए वैल्यूबल कंटेंट हम लेकर आते रहें। इसके अलावा दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर दोस्तों आपको हमारी रेगुलर क्लास की अपडेट देखने को मिल जाएगी। लिंक अबाउट सेक्शन में दोस्तों दिया हुआ है, जहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर एमसीक्यू भी लगातार आते रहते हैं। इसके अलावा आप मॉक टेस्ट की ओर को भी जा सकते हैं, नोट्स की ओर को भी दोस्तों यहां पर जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको तैयारी अच्छे से करनी है तो ये मौके दोस्तों काफ़ी कम आते हैं। अपनी तैयारी में किसी भी तरह की कमी ना रखें और पूरे मनोयोग से, संपूर्ण मनोयोग से तैयारी आप करें। अभी भी दोस्तों आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सकती है। अगर आप यहाँ से भी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप अच्छी प्रिपरेशन दोस्तों कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। देखिए, क्लास को हमेशा पूरा देखा करें, तभी जाके आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। हमारा दोस्तों पूरा प्रयास रहता है कि बिल्कुल कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए और जितना हो सके उतनी आपकी हेल्प की जाए। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं भावात्मक, सामाजिक और राष्ट्रीय एकता में शिक्षक की भूमिका। सबसे पहले दोस्तों जानेंगे भावात्मक एकता का क्या अर्थ है। हम जानते हैं दोस्तों मनुष्य एक भावना प्रधान प्राणी है। दोस्तों मनुष्य में हमेशा भावना रहती है और भावना के कारण ही हम एक दूसरे से दोस्तों जुड़ते हैं और भावना के कारण ही दोस्तों हम एक दूसरे से अलग होते हैं। तो यहाँ पर भावात्मक एकता क्या है दोस्तों? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति रक्त, जाति, स्थान, रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, भाषा, साहित्य, धर्म, आचार विचार आदि किसी भी समानता के कारण एक दूसरे की ओर को आकर्षित होते हैं और किसी अन्य कारण से उनमें सरलता से अलगाव की संभावना नहीं होती है, तो हम कहते हैं कि उनके बीच में भावात्मक एकता है। यानी कि दो व्यक्ति हैं, वे आपस में इन सभी समानताओं में से किसी भी समानता के कारण एक दूसरे की ओर को जब वो अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि हो सकता है कि ब्लड है, कास्ट है, प्लेस है, लाइफस्टाइल है, फूड है, हैबिट्स, फूड हैबिट्स है, कॉस्ट्यूम्स हैं, या फिर लैंग्वेज है, लिटरेचर है, रिलीजन है, ठीक है, कस्टम्स हैं, कंडक्ट्स, मतलब इन सब के कारण जब कोई भी दो व्यक्ति हैं या दो से अधिक व्यक्ति हैं वो आपस में एक दूसरे की ओर को अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन अब हम उनको किसी भी कारण से सरलता से इजीली उनको अलग नहीं कर सकते हैं, तो फिर ऐसे में उनके बीच में भावात्मक एकता होती है। अब इसमें दोस्तों जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू है, इन्होंने बोला है कि भावात्मक एकता से मेरा अभिप्राय अपने मनों और हृदयों को एक करने और पृथकता की भावना को समाप्त करने से है। तो सिंपली ये मानते हैं कि बाय इमोशनल इंटीग्रेशन आई मीन्स द इंटीग्रेशन ऑफ अवर माइंड्स एंड हार्ट्स। यानी कि भावात्मक एकता को इन्होंने अपने माइंड और हार्ट की एकता से संबंधित किया है और पृथकता की भावना को, यानी कि सेपरेशन की फीलिंग को अलग करने की या समाप्त करने की बात इन्होंने कही है। इसके बाद केजी सैयदेन है, इन्होंने बोला है कि भावात्मक एकता का अर्थ विभिन्नताओं की समाप्ति नहीं है। इसका अर्थ तो यह है कि व्यक्तियों को मतभेद का अधिकार है और अपनी इस भिन्नता को वे बिना किसी भय के तर्क के आधार पर अभिव्यक्त कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय एकता और आधारभूत निष्ठाओं की दृष्टि में रखते हुए ही। यानी कि इन्होंने बोला है कि इमोशनल इंटीग्रेशन डज नॉट मीन अ लेवलिंग डाउन ऑफ डिफरेंस। यानी कि विभिन्नताओं की समाप्ति नहीं है, क्योंकि हमारे देश में दोस्तों कई सारी विभिन्नताएं हैं, बट ये है कि व्यक्तियों को मतभेद का भी अधिकार है। पीपल हैव द राइट टू डिफर एंड एक्सप्रेस देयर डिफरेंस रीजनेबली। यानी कि वो अपने जो डिफरेंसेस है उनको रीजनेबली अभिव्यक्त कर सकते हैं तर्क के आधार पर, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ राष्ट्रीय एकता और हमारे जो बेसिक लॉयल्टीज हैं उनको भी ध्यान में रखना है, ठीक। तो ये केजी सैयदेन की डेफिनेशन है। तो यहाँ पर दोस्तों हम भावात्मक एकता को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि व्हाट इज नेशनल इंटीग्रेशन।
अब नेशनल इंटीग्रेशन दोस्तों क्या है कि जब किसी राष्ट्र के सभी व्यक्तियों में हम की भावना विकसित होती है या हम की भावना होती है, यानी कि वी अमंग ऑल द पीपल ऑफ द नेशन। सो जब किसी राष्ट्र के सभी व्यक्ति, क्षेत्र, जाति, संस्कृति और धर्म आदि की भिन्नता होते हुए भी राष्ट्र के नाम पर हम की भावना से जुड़े हुए होते हैं, एक होते हैं और राष्ट्र हित के आगे अपनी वैश्विक एवं सामूहिक हितों का त्याग करते हैं, तो हम बोलते हैं कि उनमें राष्ट्रीय एकता है। यानी कि नेशनल यूनिटी का अर्थ क्या है? द फीलिंग ऑफ वी अमंग ऑल द पीपल ऑफ द नेशन, व्हेन ऑल द पीपल ऑफ नेशन डिस्पाइट डिफरेंसेस इन द रीजन, चाहे किसी भी क्षेत्र से हो, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, कोई भी कल्चर हो, कोई भी रिलीजन हो, लेकिन वो यूनाइटेड होते हैं इन द स्पिरिट ऑफ वी, इन द नेम ऑफ नेशन, एंड दे बिकम वन एंड सैक्रिफाइस देयर इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव इंटरेस्ट इन फ्रंट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। यानी कि नेशनल राष्ट्र हित में अपने जो इंडिविजुअल या फिर जितने भी आपके सामूहिक हित हैं उनको त्याग देते हैं, तो हम कहते हैं कि उनमें राष्ट्रीय एकता है। ठीक, तो राष्ट्रीय एकता को आपने समझना है और क्या राष्ट्रीय एकता और भावनात्मक एकता में डिफरेंस है वो भी आपने समझना है। तो राष्ट्रीय एकता में किसी राष्ट्र के व्यक्तियों के बीच समान हित के आधार पर विकसित हम की भावना है, जो उन्हें क्षेत्र, जाति, भाषा, संस्कृति और धर्म आदि की भिन्नता होते हुए भी अपने राष्ट्र से बांधती है। यानी कि राष्ट्र के प्रति हम अपनी इंडिविजुअलिटी, यानी कि अपने इंडिविजुअल जो लाभ हैं या हमारे सामूहिक लाभ हैं या हमारे सामुदायिक लाभ हैं, उनको हम छोड़कर राष्ट्रहित के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रहित के आगे अपने वैश्विक और सामूहिक हितों को हम त्याग करते हैं और हमारे अंदर हम की भावना का विकास होता है। क्षेत्र, जाति, भाषा, संस्कृति, धर्म आदि की विभिन्नता होते हुए हम राष्ट्र के लिए एक हो जाते हैं, राष्ट्र के हित के लिए एक हो जाते हैं, तो वही आपकी क्या है? राष्ट्रीय एकता है। अब बेसिकली राष्ट्रीय एकता और भावात्मक एकता में क्या डिफरेंस है इसको समझेंगे। देखिए, राष्ट्रीय एकता भावात्मक एकता का ही एक विशिष्ट रूप है। यानी कि जो भावात्मक एकता है वो दोस्तों ब्रॉड है, तो एक स्पेसिफिक फॉर्म है इमोशनल यूनिटी की राष्ट्रीय एकता। भावात्मक एकता स्थान, जाति, भाषा, संस्कृति, धर्म आदि किसी भी आधार पर हो सकती है और इसका क्षेत्र दो मनुष्यों से लेकर संसार की संपूर्ण मानव जाति तक हो सकता है। परंतु जब यही भावात्मक एकता किसी समान हित के आधार पर किसी राष्ट्र के सभी व्यक्तियों के बीच में होती है और वे राष्ट्र के आगे अपने पर्सनल और कलेक्टिव हितों को त्याग करते हैं, तो इसको राष्ट्रीय एकता बोला जाता है। तो आप बेसिकली समझ रहे ना कि ये एक तरह से भावात्मक एकता ही है, लेकिन जो राष्ट्रीय एकता है वो भावात्मक एकता का एक स्पेसिफिक रूप है। दो मनुष्य जब आपस में एकता, मतलब स्थान है, जाति है, भाषा है, संस्कृति है या फिर धर्म है या फिर अन्य कोई चीज है, उसके आधार पर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, तो वे आपस में हम कहते हैं कि भावात्मक रूप से इनके बीच में एकता है। ठीक, लेकिन अब सबका हित अगर समान हो जाए, यानी कि जो राष्ट्र के सभी व्यक्ति हैं इनके बीच में कोई समान हित है, हम चाहते हैं कि हमारे राष्ट्र का उत्थान हो, हम सभी लोग एक हो गए। हमने ये नहीं सोचा कि भाई कौन किस जाति का है, कौन किस कास्ट का है या फिर कौन किसी स्थान से बिलोंग करता है, इसकी संस्कृति क्या है, इसका धर्म क्या है, इसको हमने परे कर दिया और अपने इंडिविजुअल जो बेनिफिट्स हैं या फिर हमारे कम्युनिटी के जो बेनिफिट्स हैं या फिर हमारे जो कलेक्टिव बेनिफिट्स हैं उनको हमने इग्नोर कर दिया, तो फिर वो हमारी भावात्मक एकता राष्ट्रीय एकता में बदल जाती है। ठीक, तो यहाँ पर आपने राष्ट्रीय एकता और भावात्मक एकता के बीच में जो ये माइनर सा डिफरेंस है उसको आपने समझना है। ठीक है, अब बात आती है कि दोस्तों भावात्मक एकता, सामाजिक एकता और राष्ट्रीय एकता की क्या आवश्यकता है। देखिए, यहाँ पर सामाजिक एकता को भी आपने समझना आवश्यक है। सामाजिक एकता भी दोस्तों इस तरह से है कि जब समाज के व्यक्ति हैं वो आपस में एक दूसरे के हितों के लिए आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, सामाजिक एकता दोस्तों को कहलाती है। समाज यह है कि अपने समाज को बनाए रखने के लिए, अपने सामाजिक हितों के लाभ के लिए, अपने यहाँ पर इंडिविजुअल हितों को ना देखते हुए सामाजिक रूप से आपस में जुड़े हुए रहते हैं, तो उनको हम सामाजिक एकता का नाम देते हैं। ठीक है, तो अब ये जो तीनों एकताएं हैं वो आपके लिए क्यों आवश्यक है? सबसे पहले राष्ट्र के अस्तित्व की रक्षा के लिए। प्रत्येक राष्ट्र में को अगर अपनी अस्तित्व की रक्षा करनी है तो उसमें सबसे पहले राष्ट्र एकता की भावना जरूर होनी चाहिए वहां के नागरिकों में, उनमें हम की भावना जरूर होनी चाहिए। तो इसलिए दोस्तों राष्ट्र के अस्तित्व की रक्षा के लिए इट्स इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ नेशन,
इसके अलावा राष्ट्र के शासन तंत्र में आस्था उत्पन्न करने के लिए, यानी कि अगर देश के नागरिकों में राष्ट्रीय एकता है तो बेसिकली ये है कि वो राष्ट्र के शासन तंत्र में आस्था उत्पन्न करते हैं। सो टू जनरेट कॉन्फिडेंस इन द नेशन गवर्नेंस। इसके अलावा विघटनकारी तत्वों के उन्मूलन के लिए, विघटनकारी तत्व का मतलब ये है कि जो चाहते नहीं है कि एक तरह से जो विघटन करना चाहते हैं, यानी कि देश को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, संस्कृति के नाम पे या किसी और चीज के नाम पर तोड़ना चाहते हैं, विघटन करना चाहते हैं, उन सभी के उन्मूलन के लिए दोस्तों इन एकता की आवश्यकता है। टू एलिमिनेट डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स। क्षेत्रीय संकीर्णता को कम करने के लिए, टू एंड रीजनल नैरो माइंडनेस। सो आपको पता है दोस्तों कि जो हमारे अंदर क्या होती है कि ये क्षेत्रीय संकीर्णता होती है कि इस क्षेत्र से बिलोंग करता है, उस क्षेत्र से बिलोंग करता है। तो बेसिकली इस संकीर्णता को कम करने के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है। वर्ग के संघर्ष को खत्म करने के लिए, जो आपका क्लास के अंदर का जो स्ट्रगल है उसको खत्म करने के लिए भी दोस्तों आपको इस एकता की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। इसके अलावा राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, फॉर द सिक्योरिटी ऑफ नेशन, राष्ट्र के विकास एवं जीवन स्तर को उठाने के लिए भी आपको इन सभी की आवश्यकताएं होती हैं। अब बात करेंगे भारत में भावात्मक राष्ट्रीय और सामाजिक एकता के विकास के क्या क्या घटनाक्रम रहे हैं, मतलब कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या क्या ऐसे घटनाक्रम हुए जिन्होंने भावात्मक राष्ट्रीय और सामाजिक एकता के विकास में अपना योगदान दिया, उसके बारे में दोस्तों हम जानेंगे, ठीक है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ समय के बाद ही दोस्तों हमने अनुभव कर लिया था कि अगर हमें अपने देश को विघटन से बचाना है तो यहाँ पर राष्ट्रीय एकता बहुत जरूरी है। सामाजिक और भावात्मक रूप से भी नागरिकों में एकता होनी अति आवश्यक है, ठीक है ना। तो इसके लिए दोस्तों कुछ यहाँ पर उपाय किए गए। तो इसमें देखिए सबसे पहले है राष्ट्रीय एकता गोष्ठी 1958 की, ठीक है ना। तो इनके द्वारा दोस्तों कुछ सुझाव दिए गए थे। ये यूजीसी के द्वारा आयोजित हुई थी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इस गोष्ठी ने राष्ट्रीय एकता के विकास से संबंधित सुझाव दिए थे। तो इनके द्वारा कई सारे दोस्तों सुझाव थे। अभी हालांकि सुझाव को दोस्तों हम नहीं बताएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर नहीं लिखे हुए, लेकिन आपको बता दूं जैसे कि भारतीय इतिहास को इन्होंने डेवलप करने की बात की थी, यानी कि जो भारतीय इतिहास सही तरीके से उसको लिखा जाए। इसके अलावा शिक्षा संस्थाएं हैं, वहाँ पर इन्होंने बोला कि जो राष्ट्रीय उत्सव हैं उनको मनाया जाना चाहिए, जैसे कि 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, 2 अक्टूबर है, इनको मनाया जाना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा धर्म और जाति के नाम पर छात्रवृत्तियां ना दी जाए, क्योंकि इससे फिर डिफरेंस पैदा होता है, ठीक है। इसके अलावा धर्म और जाति के आधार पर छात्रावास ना बनाया जाए। तो ऐसे इनके राष्ट्रीय एकता गोष्ठी समिति के कुछ सुझाव दिए गए थे। इसके बाद दोस्तों फिर एक था उपकुलपति सम्मेलन 1961 में। तो ये भी विचार दोस्तों क्या था, आपका विश्वविद्यालय की भूमिका तक ही सीमित था। तो यहाँ पर भी विश्वविद्यालय से संबंधित ही दोस्तों इनके विचार दिए गए थे, जैसे से पूर्व में भी शिक्षा से संबंधित, शिक्षा संस्थाओं से संबंधित ही विचार दिए गए थे। तो यहाँ पर राष्ट्रीय एकता के विकास में विश्वविद्यालय का क्या कार्य हो सकता है उससे संबंधित दोस्तों इन्होंने सुझाव दिए थे, यानी कि विश्वविद्यालय में क्या क्या होना चाहिए, ये दोस्तों इन्होंने यहाँ पर सुझाव दिए थे, ठीक है। मतलब कि जैसे विश्वविद्यालय है तो उसमें उसका जैसे जातीय स्वरूप है उसको इन्होंने समाप्त करने की बात करी थी। जैसे आपने देखा होगा ना कि हिंदू विश्वविद्यालय, तो वहाँ पे जैसे हिंदू लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, ठीक है ना। तो इस तरह के मतलब कि जो नाम लिखे हुए हैं कि मुस्लिम, हिंदू, इस तरह से इसको समाप्त किया जाए। ऐसे विश्वविद्यालयों में जैसे क्षेत्रीय और भाषाएं हैं उनके स्वरूप को समाप्त किया जाए। मतलब शिक्षा का माध्यम आप एक ही रखें, जैसे राष्ट्रभाषा हिंदी में रखें, ठीक है, या फिर आप अंग्रेजी में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर ये राष्ट्रीय एकता से संबंधित उनके सुझाव दिए गए थे। ऐसे ही फिर इसके बाद आई थी दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता समिति, कांग्रेस के दल के द्वारा दोस्तों ये गठित की गई थी 1961 में। तो इन्होंने भी दोस्तों यही है कि शिक्षा के द्वारा राष्ट्रीय दृष्टिकोण है उसको बढ़ाओ, ठीक है। इसके अलावा जो विघटनकारी जो लोग हैं उन पर अंकुश लगाएं, है ना। इसके अलावा सभी को समान अवसर मिले, सभी के लिए समान व्यवहार हो, ठीक है। तो व्यक्ति की संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी, इससे संबंधित दोस्तों उन्होंने सुझाव दिए गए थे। इसके बाद फिर दोस्तों मुख्यमंत्री का सम्मेलन 1961, ये आपका राजनीतिक नेताओं के सम्मेलन था और प्रांतीयता से ऊपर उठकर विचार व्यक्त करना उस समय पर इनकी व्यवस्था थी। तो बेसिकली ये राजनीतिक था, ज़्यादातर ये प्रेरित राजनीतिक नेताओं का सम्मेलन था।
तो फिर उस केस में दोस्तों इन्होंने यही कहा था कि भाई राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार किया जाए, सभी भाषाओं के लिए एक लिपि हो, ठीक है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी को भी बनाए रखना है। तो इस तरह के दोस्तों इनके द्वारा विचार दिए गए थे। आपने बस इनकी डेट को ध्यान रखना है कि जो आपके एकता से संबंधित दिए गए। इसके अलावा डॉक्टर संपूर्णानंद भावात्मक एकता समिति 1961-62, तो इन्होंने ये स्पष्ट किया था कि भाई भावात्मक और राष्ट्रीय एकता के विकास में शिक्षा की बहुत अहम भूमिका है। वो डॉक्टर संपूर्णानंद भावात्मक एकता समिति के द्वारा ये स्पष्ट किया गया था, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों फिर एक राष्ट्रीय एकता समिति 1967 में आई थी। ये भी आपकी राजनीतिक लोगों की समिति थी और ये भी सुझाव इसके भी राजनीति से ही प्रेरित थे। तो इसके भी द्वारा भी दोस्तों सुझाव दिए गए थे कि सांप्रदायिकता है इनको दमन किया जाए, भाषा विवाद का हल किया जाए, शिक्षा में सुधार किया जाए। ऐसे दोस्तों इनके विचार थे, ठीक है। अब दोस्तों बात करेंगे कि भाई भावात्मक, सामाजिक और राष्ट्रीय एकता के विकास में टीचर्स की क्या भूमिका हो सकती है। तो देखिए, शिक्षा की सफलता सबसे अधिक किस पर निर्भर करती है? टीचर्स पर। और भावात्मक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति भी उसी स्थिति में हो सकती है जब शिक्षक इसके योग्य हों और इसके लिए प्रयत्नशील हों। यानी कि इन तीनों एकता की प्राप्ति आप तभी कर पाएंगे जब टीचर्स इसके कैपेबल हों और इसकी ओर को एफर्ट लगा रहे हों। इसके अतिरिक्त शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरणों के द्वारा भी इसको प्राप्ति की जा सकती है और उनके सहयोग की भी आवश्यकता होगी। इनफॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन के बारे में दोस्तों जैसे हमने पढ़ा, जैसे परिवार है, समुदाय है ना, समाज है, इनकी भी दोस्तों यहाँ पर सहयोग की आवश्यकता होगी। इसके बाद भावात्मक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता के विकास में सबसे सशक्त साधन कौन है दोस्तों? शिक्षा। और शिक्षकों के द्वारा ही शिक्षा प्रदान की जाती है। तो इसलिए शिक्षकों का जो उत्तरदायित्व है वो सबसे अधिक हो जाता है, क्योंकि वे विद्यार्थी के सबसे अधिक संपर्क में आते हैं। चाहे आप कितनी नीति बनाएं, विद्यालय को कितना ही आप अच्छा कर ले, लेकिन फाइनली टीचर्स ने ही बच्चों को पढ़ाना होता है। आप करिकुलम बनाएं, आप योजनाएं बनाएं, आप शिक्षण विधियां बनाएं, फाइनली टीचर्स को ही परफॉर्म करना होता है, ठीक है। कि कोच तो क्या कोचिंग देगा, लेकिन फाइनली जो खिलाड़ी हैं उनको ही तो परफॉर्म करना होता है ना। तो बेसिकली जो टीचर्स हैं वही आपके फाइनली विद्यार्थियों के संपर्क में आते हैं। तो शिक्षकों के लिए आवश्यक है कि उनमें भी राष्ट्रीय भावना हो, वे राष्ट्र हित के आगे बढ़कर अपने पर्सनल और सामूहिक हितों का त्याग करें और शिक्षकों के इस आचरण की छाप बच्चों पर भी पड़ेगी। तो यहाँ पर शिक्षकों से ये आशा की जाती है कि वे अपने अंदर राष्ट्रीय भावना का विकास करें, क्योंकि बच्चे उनका अनुकरण करेंगे, ठीक है। तो राष्ट्रीय हित के आगे अपने पर्सनल जो बेनिफिट्स हैं उनको त्याग करें। और इसके अलावा उनसे ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो बच्चे हैं उनमें स्थान, जाति, धर्म, संस्कृति आदि के आधार पर कभी भेद ना करें। सबके संग समान व्यवहार उनसे वांछित होता है। चाहे बच्चा के विश्वविद्यालय में या विद्यालय में प्रवेश की बात हो, चाहे उनके द्वारा विषय चयन की बात हो, चाहे आप कक्षा शिक्षण की बात हो, या फिर आप को करिकुलम एक्टिविटी में भाग लेने की बात हो, चाहे आप उसको छात्रवृत्ति आवंटन की बात हो, चाहे आप छात्रावास में प्रवेश की बात हो। तो कोई भी टीचर है वो इन सभी चीज़ों में कभी भी छात्रों के संग किसी भी तरह का भेद ना करें, सबके संग समान व्यवहार करें। चाहे आप किसी बच्चे को स्टूडेंट को विद्यालय में प्रवेश देना चाहते हैं, किसी सब्जेक्ट के चयन में गाइडेंस देना चाहते हैं, या टीचिंग देना चाहते हैं, या को करिकुलम एक्टिविटी है, इसके अलावा अगर आप उसको छात्रवृत्ति देना चाह रहे हैं या फिर छात्रावास की बात की जा रही है, तो सब जगह आपका क्या होना चाहिए? समान बिहेवियर होना चाहिए। इसके बाद शिक्षक के हृदय में देश के सभी क्षेत्रों, जातियों, सभी धर्मों, सभी भाषाओं और उनके जो भी साहित्य हैं और सभी संस्कृतियों के प्रति एक उदार भाव होना चाहिए। There should be a generous feeling in the heart towards all religions or regions of the country, all the castes, all the religion, all the language and their literatures and all the cultures। ठीक है। इसके अलावा शिक्षकों में अपने बच्चों में भी देश के सभी क्षेत्रों, सभी भाषाओं और उनके साहित्यों, सभी जातियों, सभी धर्मों, सभी संस्कृतियों के प्रति उदार भाव का विकास करना होगा। तो बच्चों में भी इन सभी चीज़ों का विकास करना होगा, ठीक है। यानी कि देश के सभी क्षेत्र हैं, सभी भाषाएं हैं और जितने भी साहित्य हैं, सभी जातियां हैं, उनके प्रति उदार भाव को विकसित करना आवश्यक है, ठीक। इसके अलावा टीचर्स को इन सभी चीज़ों को डेवलपमेंट करने के बहुत सारे मौके मिलते हैं, जब वो इतिहास पढ़ाते हैं, भूगोल पढ़ाते हैं, नागरिक शास्त्र बनाते हैं। ये सभी सामाजिक विषयों को पढ़ाते वक्त जो टीचर्स हैं वो एक्चुअली उनके पास एक मौका रहता है कि वे छात्रों को भावात्मक, सामाजिक और राष्ट्रीय एकता
का पार्ट पढ़ा सकें और उनके डेवलपमेंट में भूमिका निभा सकें। ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर के सामाजिक, धार्मिक और राष्ट्रीय नेताओं के जन्मदिन दिवस मनाते वक्त भी शिक्षकों की एक अहम भूमिका रह जाती है। इसके अलावा अंतर प्रांतीय खेलकूद है, सांस्कृतिक आयोजन है, देश भ्रमण के समय पर भी टीचर्स के पास ऐसे बहुत सारे अवसर आते हैं और इन अवसरों का हमेशा टीचर को लाभ उठाना चाहिए। इसके अलावा टीचर्स को चाहिए कि वो सबसे पहले राष्ट्रध्वज का सम्मान करें, क्योंकि राष्ट्रध्वज का सम्मान से सिंपल सा मतलब है कि उसके अंदर राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित है। राष्ट्रगान को पूरे सम्मान के संग गाना चाहिए, तभी जाके जो बच्चे हैं वो भी देखेंगे कि टीचर किस तरह से राष्ट्रध्वज को सम्मान दे रहे हैं, राष्ट्रगान के प्रति पूरा सम्मान रखते हैं। तो जो बच्चे हैं वो भी उसका अनुकरण करेंगे, उनके अंदर भी राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित होगी। राष्ट्र के सभी शिक्षकों को राष्ट्रभाषा हिंदी सीखनी चाहिए और विद्यालयों में इसका प्रयोग भी करना चाहिए। तो ये दोस्तों आपका राष्ट्रीय भावना को विकसित करने के उपाय हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय एकता के लिए राष्ट्रभाषा का प्रयोग भी आवश्यक है। शिक्षक राष्ट्रभाषा को सम्मान दे, उसे सीखें और दूसरों को भी सीखने की प्रेरणा दें। हमारी राष्ट्रभाषा दोस्तों क्या है? हिंदी है, तो उसको आप जरूर सीखें और दूसरों को भी सीखने की प्रेरणा दें। समाज सेवा और राष्ट्र सेवा शिक्षकों का धर्म होना चाहिए और उन्हें इस कर्तव्य का पालन पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। समाज सेवा से क्या होगा दोस्तों? आपकी डेफिनेटली सामाजिक एकता की भावना का विकास होगा और इसके अलावा राष्ट्र सेवा से आपकी राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास होगा। बाकी भावात्मक रूप से तो दोनों जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। इसके अलावा और क्या क्या टीचर्स के दोस्तों रोल हो सकते हैं? तो विद्यालय ना केवल शिक्षा का एक औपचारिक साधन है, बल्कि यह बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया को भी तीव्र गति प्रदान करता है। बच्चे का यहाँ पर समाजीकरण भी होता है और इसमें सबसे ज्यादा जो रोल होता है वो टीचर्स का होता है। ठीक है, जब परिवार के बाद बच्चे को विद्यालय में प्रवेश मिलता है तो अध्यापक की शिक्षा के द्वारा ही बच्चों में सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य पैदा होते हैं। ठीक है, जो कि समाज में और संस्कृति में उस समय पर मान्य होते हैं। ठीक, इसके अलावा समाजीकरण की प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान करने के लिए शिक्षक का सर्वप्रथम कार्य यह है कि वो बालक के माता पिता से कॉन्टैक्ट स्थापित करे और उनकी इंटरेस्ट और उनके एटीट्यूड के विषय में ज्ञान प्राप्त करे और उन्हीं के अनुसार उनके विकसित होने का अवसर प्रदान करे। ठीक है, इसके अलावा शिक्षक को ये चाहिए कि स्कूल में विभिन्न सामाजिक योजनाओं के द्वारा बालकों को सामूहिक क्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के अवसर प्रदान करे। इससे उनका सामाजिक विकास होगा। तो ये दोस्तों आपके सामाजिक विकास से संबंधित है। बालक के समाजीकरण में स्वस्थ मानवीय संबंधों का गहरा प्रभाव पड़ता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि दूसरे बालकों, शिक्षकों और स्कूल के प्रधानाचार्य के संग स्वस्थ मानवीय संबंध स्थापित करें। तो इससे दोस्तों सामाजिकता की एकता की भावना का विकास होगा। इसके अलावा बच्चे को सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्यों और मानकों का ज्ञान दे और जिससे कि उनका समाजीकरण तीव्र होगा। तो ये थे दोस्तों आपके भावात्मक, सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण में शिक्षकों की भूमिका से संबंधित इंपॉर्टेंट तथ्य। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि कई सारी चीजें दोस्तों बतानी होती है। अगर हम उसको बहुत हल्के अगर हम करेंगे तो फिर बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होगी। तो हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं और इससे डेफिनेटली आपका कम समय में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी और डेफिनेटली एग्जाम में भी दोस्तों ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।